मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है मैन मैन ट्रेंडिंग ट्रेंड्स इन कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मुख्य जो भारतीय संस्कृति की जो प्रवृत्तियां होती हैं, भारतीय ऐतिहासिक संस्कृति की जो प्रवृत्तियां होती हैं, उससे संबंधित आपके सामने मैं पूरा का पूरा फिफ्थ सेमेस्टर का हिस्ट्री का जो पेपर होता है उससे संबंधित जितने भी वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है वो लेकर आए हूं। काफी यूनिवर्सिटी में फोर्थ सेमेस्टर में होता है, कई यूनिवर्सिटी में आपके सामने फिफ्थ सेमेस्टर में होता है, लेकिन सिलेबस सेम ही रहता है। अच्छे से इसको करके चले जाना। साथ के साथ अपन ने 25,000 सब्सक्राइबरों का आपके सामने टारगेट लेकर चल रखा है। कितना? 25,000 सब्सक्राइबर है, उसको पूरा करने का टारगेट अपन ने लेके चले हुए हैं। तो इस सब्सक्राइबरों को आपके सामने कंप्लीट करने में आपको मदद करनी है। अगर आप एक एक बच्चा इस चैनल को सब्सक्राइब कर देगा ना, तो अपन 25,000 सब्सक्राइबर के करीब पहुंच जाएंगे। अभी तो मात्र आपके सामने 3,000 सब्सक्राइबर ही कम है 25,000 सब्सक्राइबर से, और 31 तारीख से पहले पहले अपने को सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा करना है। तो प्लीज सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, कर दो भाई सारे सारे बच्चे सब्सक्राइब एक बार, ताकि हमारा भी जो टारगेट है वो पूरा हो जाए 25,000 सब्सक्राइबर वाला। साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन देख रहे हो, कौन सा? कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन देख रहे हो, इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। और डिस्क्रिप्शन में जो मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहां पे आपके सामने पीडीएफ देखने को मिल जाएगी, चाहे इंग्लिश मीडियम की हो चाहे हिंदी मीडियम की। देखो कहां पर मिलेगी, एक बार बता देता हूं। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, जैसे टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटी चैंपियन लिखा होगा, यहाँ पर आ जाना है। पहुंचने के बाद में आपको यहाँ पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जो फाइल वाला सेक्शन है, इस फाइल वाले सेक्शन पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद में कोने में जो सर्च वाला है, यहाँ पर सर्च ऑप्शन करना है। क्या? HISTORY, क्या करना है? हिस्ट्री सर्च करना है। तो देखो हिस्ट्री में आपके बीए हिस्ट्री, बीए फिफ्थ सेमेस्टर के जो नाम से पीडीएफ है, ये तो इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ लेना, और बीए फोर्थ सेमेस्टर के नाम से हिस्ट्री वाली पीडीएफ है, ये कौन पढ़ लेना भाई? आपके सामने जो हिंदी मीडियम वाले वो पढ़ लेना। सेम ही सिलेबस है भाई। थोड़ा सा ये बात बता देता हूँ, यहाँ पर इस पीडीएफ में गलती से फोर्थ सेमेस्टर लिखा हुआ है ना। फिफ्थ सेमेस्टर की पीडीएफ आपकी शेखावाटी यूनिवर्सिटी की है, पढ़ लेना भाई, आपकी ही पीडीएफ है। अच्छे से समझ में आ गया। और इंग्लिश मीडियम वाले ये वाली पीडीएफ पढ़ लेना। चलिए शुरू करते हैं। 100 टाइप क्वेश्चनों को हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बना रहा हूं। पहला, व्हाट इज कल्चर? संस्कृति क्या होती है? कल्चर रेफर टू द वैल्यूज, बिलीफ, कस्टम, आर्ट एंड ट्रेडिशन शेपिंग द ह्यूमन लाइफ। मतलब संस्कृति क्या होती है? संस्कृति मानव जीवन को आकार देने वाले मूल्य, विशेष जो विश्वास, परंपराएं व कला का आचार का समन्वय होती है, आचारों का समन्वय होती है। मतलब संस्कृति क्या होती है भाई? आसपास आप अपने जीवन में आप मनुष्य, संस्कृति मनुष्य का जो जीवन होता है उसको शेप करने का काम करती है। क्या करती है? उसको शेप देने का काम करती है। हमारा जीवन है, उसमें हम किन किन चीजों पर विश्वास रखते हैं। जैसे हम उत्तर भारत में आपके सामने मांस मदिरा का सेवन कम नहीं करते हैं, लेकिन आप तटीय क्षेत्र पे जाओगे, वहां पर मांस खाने में लोगों को कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये हमारा विश्वास है, उनका वो विश्वास है। हमारे उत्तर भारत में जो शादियां, मैं मतलब एक थोड़ा सा बता रहा हूं आपको, शादियां अपन भाई रिश्तेदारी होती है उनको टालते हैं, लेकिन आपके सामने दक्षिण भारत की बात करो और आपके सामने वहां पर किसकी शादियां, रिश्तेदारी में शादी करना ज्यादा अच्छा माना जाता है। अगर आप जाते हो नॉर्थ ईस्ट में, तो वहां पर मेघालय के अंदर जो स्त्रियां वो आपके सामने क्या करती हैं भाई, जो वो पितृसत्तात्मक दे, मतलब वहां पर क्या होता है, महिलाएं आपके सामने काम करती हुई मिलेंगी हर जगह। और अगर आप राजस्थान की बात करें, यहाँ पर महिला को बाहर तक नहीं जाने दिया जाता है। मतलब समझ रहा? तो इतना फर्क है। तो ये उनकी संस्कृति वो है, हमारी संस्कृति वो है। संस्कृति में ना कोई गलत होता है ना कोई सही होता है। संस्कृति मानव जीवन को आकार देने वाली होती है, मतलब हमारा जीवन किस प्रकार से होता है उसको आकार देने वाली होती है। उनकी विश्वास, उनकी परंपराएं व कला और आचारों के जो व्यवहार करने का तरीका होता है, उसी के जो समन्वय होता है, उसी को क्या कहा जाता है? कल्चर के नाम से जाना जाता है। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मेंशन टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कल्चर। भारतीय संस्कृति की कोई दो विशेषताओं के बारे में बताएं। मतलब जो भारतीय संस्कृति है उसकी क्या विशेषताएं? इंडियन कल्चर इज एंशिएंट एंड कंटिन्यूअसली शोइंग द यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जो भारतीय जो संस्कृति है ना, एक तो ये लगातार है। हमारी देखो सिंधु घाटी सभ्यता से पुरानी हमारी क्या देखने को मिलती है आपके सामने, जो सभ्यता देखने को मिलती है। तो कितनी प्राचीन सभ्यता भाई अपनी, साथ के साथ लगातार चली आ रही है। बहुत से लोग आए और चले गए, यहाँ पर आक्रमणकारी बहुत, ऐसा कोई देश नहीं भाई, अरब, यूरोप, सब ने भारत पे आक्रमण करने का प्रयास किया, वहां पर वो रहे भी, और अंत में वो लोग वहीं के होकर रह गए। हमारी भारतीय सभ्यता आज भी वैसी की वैसी बनी हुई है। समझ में आ गई? उन सब की संस्कृतियों ने हमने क्या कर लिया, उनको अपना लिया। उन सब की संस्कृतियों को हमने क्या कर लिया भाई, अपना लिया। और आपके सामने क्या है, भारत की संस्कृति में विविधता में एकता देखने को मिलती है। विविधता में एकता क्या होती है? डाइवर्सिटी इन यूनिटी का अर्थ क्या होता है?
अगर आप राजस्थान के लगभग आज के समय में पहले वाले जिलों की बात करें तो 31 राजस्थान के जितने भी जिले हैं, है ना, सब के सब जिलों के आपके सामने कुछ ना कुछ यूनिटी मिलेगी आपको। भाषा अलग मिलेगी, हर राज्य की भाषा अलग मिलेगी आपके सामने, बोली अलग मिलेगी, खान पान अलग मिलेगा, संस्कृति अलग मिलेगी, है। लेकिन इतनी सब चीजें होने के बाद में भी जब बात आती है भारत देश पर, किस पे, जब आती है भारत देश पर, तो हम सब लोग क्या रहते हैं, एक मुट्ठी की तरह जैसी बंद रहती है, उसी तरीके से अपन सब एकजुट रहते हैं। तो यही है भारतीय कल्चर। क्या है आपके जो भारतीय कल्चर है वो कैसा है, प्राचीन है। हमारा कैसा कल्चर है भाई, हमारा प्राचीन कल्चर देखने को मिलता है, और निरंतर कल्चर है। और कैसा कल्चर भाई आपके सामने, निरंतर बहने वाले कल्चर में से एक है। अगले वाले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज एसेंस ऑफ वैदिक रिलीजन, मतलब वैदिक धर्म का क्या सारांश है, वैदिक धर्म है उसका क्या सारांश होता है, उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। वैदिक रिलीजन एम्फसाइज द नेचर वर्शिप। जो वैदिक भारत था वो किस चीज पर जोर देता था, नेचर वर्शिप पर, मतलब प्रकृति की पूजन करने पर जोर दिया करता था। कौन आपके सामने, जो वैदिक धर्म है वो आपके सामने जो प्रकृति होती है उसकी पूजा करने पर जोर दिया करता था। रिचुअल्स एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉस्मिक ऑर्डर्स, मतलब हमारे यहाँ पर भारत में जो वैदिक धर्म है वो किस चीज पर, प्रकृति पर। क्यों, तब हमारी मनुष्य की इतनी समझ विकसित नहीं हो पाई थी कि हम जो देवता हैं उनको समझ सकें। उत्तर जो ऋग्वैदिक काल है उसमें अगर आप देखते हो तो भाई अग्नि की पूजा की जाती थी, इंद्र देव की पूजा की जाती थी, वरुण देव की पूजा की जाती थी, सब प्रकृति से संबंधित रखते थे। मनुष्य उस समय सबसे ज्यादा जुड़ाव प्रकृति से हुआ करता था। समाज में जिन लोगों के पास ज्यादा पशुपालन करते थे जो लोग, और जो कृषि करते थे, वही समाज के सबसे धनाढ्य साम्राज्य लोगों में से आते थे। तो भाई लोगों को तो कृषि से मतलब था, उनका जीवन कृषि से जुड़ा हुआ था, कृषि प्रकृति पर निर्भर करती थी। तो इसीलिए जो देवता आपके सामने प्रकृति को नियंत्रित करते थे वही लोग उनको देवता मानते थे। स्टेट वन प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिज्म, बुद्ध धर्म का एक सिद्धांत बताइए। बुद्धिज्म टीच द एट फोल्ड पाथ ऑफ फॉर ओवरकमिंग द सफरिंग्स, मतलब बौद्ध धर्म है वो आपके सामने दुख निवृत्ति के लिए किसकी बात करता है, षष्टांगिक मार्ग की बात करता है। कौन से मार्ग की करता है, षष्टांगिक मार्ग की बात करता है आपके सामने जो बौद्ध धर्म। किसकी बात करता है भाई, षष्टांगिक मार्ग का क्या अर्थ होता है। महात्मा बुद्ध ने बताया कि जीवन की प्राप्ति के लिए आपको अपना जीवन अनुशासित तरीके से जीना चाहिए। कोई यज्ञ की बात कौन करी, कोई तीर्थ स्थान पर जाने की बात कौन करी, ना कोई देवता ना पूजन की बात करी। उन्होंने सिर्फ कहा कि ईश्वर आपकी प्राप्ति का मार्ग कौन कर सकते हो, किसी और के द्वारा नहीं, खुद के द्वारा आप प्राप्त कर सकते हो। आपको सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा के मार्ग पे चलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, और आपको जीवन में सदैव और सदैव अनुशासित जीवन जीना चाहिए। इसी मार्ग को क्या कहलाया भाई, जो बौद्ध धर्म में ईश्वर की प्राप्ति का मोक्ष का मार्ग कौन सा होता है, षष्टांगिक मार्ग होता है। इंपॉर्टेंट बात है, याद कर लियो। अगले वाला प्रश्न है, व्हाट इज जैनिज्म नोन एज, जैन धर्म किसके लिए प्रसिद्ध है। भाई जो आपके सामने जैन धर्म है उसके अंदर कौन कौन से सिद्धांत प्रमुख हैं। जैन धर्म अहिंसा के लिए प्रसिद्ध होता है। जैन धर्म किस चीज के लिए प्रसिद्ध है भाई, अपना जो अहिंसा का कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट है, अहिंसा का जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए प्रसिद्ध है। सत्य और आत्म संयम के लिए, किसके लिए, जीवन में आपके सामने अहिंसा के अनुसार चलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए और आत्म संयम वाला जीवन जीना चाहिए। कैसा जीवन जीना चाहिए, आत्म संयम वाला जीवन है वो जीना चाहिए। इस चीज के लिए फेमस है। समझ में आ गया। तो सभी लोगों को क्या करना चाहिए भाई, अहिंसा के साथ जीवन जीना चाहिए, सत्य और आत्म संयम के साथ जीवन जीना चाहिए। इस चीज के लिए फेमस है। वैष्णव धर्म क्या होता है, देखो नाम से बेरपाटा है। वैष्णव धर्म में कठिन कठिन भगवान विष्णु की बात हो रही है ना। तो वैष्णविज्म वर्शिप ऑफ द वैष्णव हैज ए सुपर डेटी, मतलब वैष्णव धर्म होता है ना वो भगवान विष्णु को क्या मानता है, भगवान विष्णु की उपासना करते हैं, उन्हीं को सर्वप्रिय धर्म जो ईश्वर के रूप में मानते हैं, है ना। अलग अलग प्रकार के धर्म होते हैं आपके सामने, वैष्णव धर्म परंपरा, शैव धर्म परंपरा आपके सामने। अगले वाला है शैव धर्म परंपरा कौन सी होती है। शिविज्म इज द वर्शिप ऑफ द लॉर्ड शिवा एज सुप्रीम फोर्स। शैव धर्म में भगवान शिव की उपासना की जाती है। जो शैव धर्म होता है उसमें किसकी उपासना की जाती है, जो अपने भगवान शिव हैं उसकी उपासना की जाती है। कौन से भगवान की पूजा की जाती है, शिव की। शैव धर्म में शिव की, वैष्णव धर्म में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भक्ति आंदोलन का उद्देश्य क्या था, इट प्रमोट द डिवोशन इक्विटी रिजेक्शन ऑफ द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, मतलब भक्ति आंदोलन का उद्देश्य सिर्फ यही था कि भक्ति समानता और जाति भेद को
विरोध करना। देखो, भक्ति आंदोलन की शुरुआत भारत के अंदर 13 से लेकर 14 शताब्दी के अंदर देखने को मिलती है। इस समय भारत के ऊपर आक्रमण, जो अरब आक्रमणकारी हैं, इन्होंने अपना कब्जा जमा लिया था। इसके कारण भारत में का जो अपना धर्म था, भारत की अपनी परंपराएं और संस्कृति, उसमें क्या होने लग गया, विलीनता होने लग गई। और हमारी जो हिंदू भारत की सब जो परंपराएं थी, उसको दूसरे धर्मों में परिवर्तन होने लग गया। साथ के साथ हमारा हिंदू धर्म में भी अलग अलग प्रकार के आपके सामने कुरीतियां देखने को मिलने लग गई, उनमें कमियां देखने को मिलने लगी। तो जब भी समाज में कुरीतियां और कमियां आती हैं, तभी समाज में देखने को मिलता है क्या, परिवर्तन। और उस परिवर्तन के प्रवर्तक माना जाता है भक्ति आंदोलन, जिसके अंदर क्या होता भाई, संतों ने सामाजिक संदेश दिए। कबीरदास जैसे लोगों ने, चाहे हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म, दोनों के दोनों धर्म के अंदर जितनी भी कमियां हैं, उसके बारे में उजागर करने की बात की गई। और अलग अलग प्रकार की जो कमियां हैं, उसके ऊपर उन्होंने बात की और उसको दूर करने का प्रयास किया। साथ के साथ जो जातिगत व्यवस्था थी हिंदू धर्म के अंदर, जो इतनी रिजिड हो चुकी थी कि कोई और आपके सामने व्यक्ति है जो नीची जाति का व्यक्ति, वो क्या नहीं कर सकता था, आपके सामने ईश्वर को नहीं अपना सकता था। तो भक्ति आंदोलन ने सबके लिए द्वार खोल दिए, किसके लिए, भक्ति के लिए। भारतीय संस्कृति पर इस्लाम का क्या प्रभाव पड़ा? व्हाट इंपैक्ट डिड द इस्लाम हैव ऑन द इंडियन कल्चर? इस्लाम इनरिच द इंडियन कल्चर थ्रू द आर्ट, आर्किटेक्चर एंड द सूफीज्म। मतलब इस्लाम धर्म ने क्या किया, कला, स्थापत्य व सूफी मत से संस्कृति को समृद्ध करने का प्रयास किया। जो इस्लाम धर्म है, कौन सा धर्म है, इस्लाम धर्म ने क्या किया, कला, स्थापत्य कला और सूफी साहित्य के द्वारा हमारी जो संस्कृति है, उसको क्या, सूफी जो भाई आंदोलन हुआ, भक्ति आंदोलन जैसे आंदोलन था, उसके द्वारा हमारी संस्कृति को समृद्ध करने का प्रयास किया। सूफीज्म क्या होता है भाई? सूफी मत ईश्वर भक्ति और आंतरिक पवित्रता पे बल देता है। सूफीज्म एम्फसाइज द इनर इम्प्योरिटी एंड डिवोशन ऑफ गॉड। सूफी मत क्या करता है, ईश्वर की भक्ति और आंतरिक पवित्रता पर जोर देने का काम करता है। यूनिट नंबर 2 की बात करें, फिलोसफिकल सोशल इंस्टीट्यूशन एंड रिफॉर्म्स की बात करें। किसकी बात करें? जो फिलोसफी क्या होती है, सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, रिफॉर्म्स क्या होते हैं, उसके बारे में अपन देखने वाले हैं। पहले वाला, व्हाट इज उपनिषद थॉट? उपनिषदों का चिंतन क्या होता है? इट फोकस ऑन ब्राह्मण्स, एथमन्स एंड सेल्फ रियलाइजेशन। मतलब आपके सामने उपनिषद किस चीज पर जोर देते हैं? ब्रह्मा पे, निर्गुण ब्रह्मा पे, आत्मा पर और आत्म बोध पर केंद्रित होते हैं। किस किस पर आपके सामने भाई उपनिषद काम करते हैं? उपनिषदों में किसकी बात की गई? जो उपनिषद में वेद के बाद में जो साहित्य को लिखा गया, हिंदू साहित्य जिसमें हिंदुत्व की बात थी, है ना, वो कौन सा था? उपनिषद थे, जिसमें ब्रह्मा, आत्मा व आत्म बोध की बात की गई। किसमें? जिसमें निर्गुण ब्रह्मा की बात की गई थी, आत्मा क्या होती है और आत्म बोध, ईश्वर को प्राप्ति करने का जो क्या मार्ग होता है, उसके बारे में बात की गई थी। अगले वाला पॉइंट है, भगवत गीता के संदेशों के बारे में बताइए। स्टेट द मैसेज ऑफ भगवत गीता। इट टीचेस ड्यूटी, डिवोशन एंड डिटैचमेंट। किस चीज की बात करता है भाई भगवत गीता? हमें कर्म का महत्व समझाता है। भगवत गीता का क्या महत्व है? इसमें हमेशा ये कहा गया कि भक्ति से भी ऊपर कर्म को रखा गया, कि जीवन में आप बेहतर कर्म करिए, बेहतर इंसान बनिए, आपको ईश्वर प्राप्ति अपने आप हो जाती है। साथ के साथ भक्ति और वैराग्य, जीवन में इंसान के जीवन में, मनुष्य के जो जीवन में भगवान का क्या महत्व है और वैराग्य जीवन का क्या महत्व, उसके बारे में बात किया गया। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, अच्छे से करना, ये प्रश्न देखने को मिलेगा। अगले वाला प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था क्या होती है? इट क्लासिफाई द सोसाइटी इनटू 4 ओकेशनल ग्रुप्स। मतलब जो आपके सामने हमारा जो समाज होता है, इसको 4 वर्गों में विभाजित करने का काम किया। जो अलग अलग प्रकार के जो वर्ण होते हैं, वो क्या होते हैं? वर्णों ने हमारे समाज को कितने भागों में बांटा? 4 वर्गों में बांटने का काम किया। कितने वर्गों में बांटा भाई? 4 अलग अलग वर्गों में बांटा गया, जिसमें आपके सामने मैंने बार बार बता रखा है, ब्रह्मा, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय और आपके सामने जो वैश्य और जो शूद्र है, ये आपके सामने वर्ण व्यवस्था को बांटने में 4 हिस्सेदारी थी। अगले वाला क्या है? व्हाट आर आश्रम्स? आश्रम क्या होते हैं? आश्रम 4 होते हैं। कोई भी मनुष्य जीवन के अंदर जितना भी मनुष्य जीवन जीता है, तो पहले के समय इंसान का जीवन को 100 वर्ष मानकर उसके जीवन को 4 भागों में बांटा गया। पहले जीवन कालखंड है 0 से लेकर, जब से जन्म लेता है 25 साल तक इंसान को ब्रह्मचर्य जीवन जीना चाहिए। दूसरा कालखंड 25 से लेकर 50 तक उसको गृहस्थ जीवन, शादी करने के बाल बच्चों वाला जीवन जीना चाहिए। तीसरा वानप्रस्थ आश्रम,
50 से लेकर 75 साल की आयु के बीच में इंसान को अपनी गृहस्थी के कार्यों को खत्म करके वन की तरफ प्रस्थान करके ईश्वर की भक्ति में धीरे धीरे शुरुआत करनी चाहिए। चौथा, संन्यास आश्रम। 75 के बाद में इंसान जितना जीवन जिए, इंसान के प्रति पूर्ण रूप से लीन हो जाए और भक्ति पर ही पूरा ध्यान रहे, उसको क्या कहा गया? संन्यास आश्रम के नाम से जाना गया। व्हाट इज संस्कार? संस्कार क्या होते हैं? संस्कार आर द रिचुअल्स मेकिंग द लाइफ। संस्कार जीवन के विभिन्न चरणों, संस्कार क्या होता है? जीवन के विभिन्न चरणों के संस्कार, मतलब आप जीवन को अलग अलग आयामों में जीतते हो, उसी को किसके नाम से जाना जाता है भाई? संस्कार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? संस्कार के नाम से जाना जाता है। जीवन के जो अलग अलग आयामों में अपन जीवन को जीते ना, उसी को संस्कार के नाम से जानते हैं। अगले वाला है डिफाइन द पुरुषार्थ। पुरुषार्थ क्या होता है भाई? आपके सामने इंपॉर्टेंट है। पुरुषार्थ क्या होते हैं? पुरुषार्थ मीन्स गोल्स ऑफ लाइफ, मतलब आपको जीवन का क्या उद्देश्य है। मतलब पुरुषार्थ का मतलब होता है जीवन को जीने का जो लक्ष्य होता है ना, उसी को पुरुषार्थ के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? जीवन को जीने के जो 4 लक्ष्य होते हैं, जीवन को जीने के जो 4 लक्ष्य होते हैं, उसी को अपन किस नाम से जानते हैं भाई? पुरुषार्थ के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पुरुषार्थ के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट है भी। अगले वाला है 4 पुरुषार्थों के नाम बताइए। 4 अलग अलग प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं, उनके बारे में आपको बताना है। पहले वाला पुरुषार्थ है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मतलब 4 प्रकार के इंसान के जीवन में पुरुषार्थ होते हैं। पहला होता है धर्म, मतलब कोई भी व्यक्ति को अपना जीवन है धर्म के हिसाब से जीना चाहिए। कैसे जीना चाहिए? इंसान को अपना जीवन है धर्म के हिसाब से जीना चाहिए। अर्थ मतलब इंसान को अपना जीवन अर्थ के लिए, अर्थ मतलब पैसे के लिए जीवन जीना चाहिए। कैसा जीवन जीना चाहिए? अर्थ के लिए, पैसा कमाने के लिए जीवन जीना चाहिए। पहले तो आदमी ने धर्म पर जोर देना चाहिए, फिर इंसान पैसा भी कमाना चाहिए। काम मतलब आपकी जो गृहस्थी से संबंधित जितनी भी भाई चीजें, उनको आप पूर्ण रूप से निभाओ, और अंतिम लक्ष्य होता है ईश्वर की भक्ति करके मोक्ष की प्राप्ति करना। हर ईश्वान का अंतिम लक्ष्य होता है, तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी काम करना चाहिए। ये इंसान का 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। Why did the social reforms movement again? समाज सुधार आंदोलन क्यों प्रारंभ हुए? मतलब भारत के अंदर आपके सामने जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स, कौन से मूवमेंट्स आपके सामने? सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट, समाज सुधारक जो आंदोलन है वो कैसे शुरू हुए? जातिवाद व कुरीतियों के उन्मूलन हेतु, मतलब टू रिमूव द इविल्स लाइक द कास्टिज्म एंड सुपरस्टिशन। मतलब भारतीय समाज के अंदर जो जातिवाद देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है? जातिवाद देखने को मिलता है, वह अनेक प्रकार की कुरीतियां देखने को मिलती हैं। क्या देखने को मिलती है? जातिवाद देखने को मिलता है, और अनेक प्रकार की जो अलग अलग कुरीतियां देखने को मिलती हैं। इसको खत्म करने के लिए भारत के अंदर क्या शुरू हुआ भाई? समाज सुधार आंदोलन है, उसकी शुरुआत होती है। अगले वाला प्रश्न है मेंशन वन रिफॉर्म इन द 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी के अंदर एक समाज सुधारक के नाम लिखिए। 19वीं शताब्दी के एक समाज सुधारक कौन है भाई? आपके सामने राजा राम मोहन राय। कौन? राजा राम मोहन राय आपके सामने 19वीं शताब्दी के सबसे महान समाज सुधारकों में से थे। किसके लिए प्रयास किया? सती प्रथा को हटाने के लिए प्रयास किया। आपके सामने ब्रह्म समाज की स्थापना की। साथ के साथ इनके द्वारा जो प्रयास किए गए थे, इसमें महिलाओं के जीवन में सुधार के लिए इनके काफी सशक्त प्रयास रहे थे। अब आया बताओ, जो सती प्रथा को कब हटाया गया? उस समय आपके सामने वायसराय कौन था, गवर्नर कौन था, और किसकी कौन से साल में हटाया गया? सारी चीजें कमेंट में बता देना। व्हाट वाज द फोकस ऑफ 20th सेंचुरी रिफॉर्म्स मूवमेंट? 20वीं शताब्दी के सुधार आंदोलनों की क्या उद्देश्य लक्ष्य था? सोशल इक्विलिटी एंड नेशनल अवेकिंग, सामाजिक समानता और राष्ट्रीय चेतना आपके सामने प्रमुख लक्ष्य था। चलिए भाई बढ़ते हैं यूनिट नंबर 3 की तरफ, लिटरेचर, साइंस एंड कल्चर से संबंधित। कौन से प्रश्न है? लिटरेचर से संबंधित, साइंस से संबंधित और कल्चर से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं यूनिट नंबर 3 से संबंधित। पहला प्रश्न है व्हाई इज द रामायण इंपोर्टेंट? रामायण क्यों महत्वपूर्ण है? क्या महत्वपूर्ण भाई? आपके सामने रामायण है, उसका क्या महत्व है आपके सामने। अगले वाला आपके सामने जो रामायण है ना, रामायण का क्या महत्व होता है उसके बारे में आपको बताना है। इट टीचेस मोरल वैल्यूज एंड आइडियल कंडक्ट, मतलब आपके सामने जो रामायण होती है ना, रामायण हमें क्या सिखाती है? रामायण हमें मोरल वैल्यूज के बारे में सिखाती है। क्या सिखाती है? हमें आदर्श जीवन जीने के बारे में सिखाती है और नैतिक मूल्य देती है। क्या देती है? नैतिक जीवन, हमें किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए उसके बारे में बताती है, और हमारा आदर्श जीवन कैसे जीना चाहिए इसके बारे में बात करती है। अगले वाला प्रश्न है व्हाट डज द महाभारत रिप्रेजेंट? महाभारत क्या दिखाती है? इट रिफ्लेक्ट द इथिक्स, पॉलिटिक्स एंड फिलोसफिकल,
किस चीज की बात करती है भाई आपके सामने? जो महाभारत बात करती है इथिक्स की, नीतिगत जीवन को। महाभारत में हमें यह बताया गया कि आप जीवन में कितने भी शक्तिशाली हो, लेकिन अधर्म से गलत कर्म करते हो, बिना जो गलत नीतियों से जीवन जीते हो, तो आपका जीवन सदैव कैसा होगा? अंत आपका बहुत बुरा होगा। तो इंसान को जीवन कैसा जीना चाहिए? सही मार्ग पे जीना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए और नीतिगत जीवन जीना चाहिए। किसमें सिखाया गया? महाभारत में समझाया गया। राजनीति पर बात की गई। किस पे बात की गई? जो राजनीति होती है उसके ऊपर बात की गई। साथ के साथ जो दर्शन होता है, क्या होता है? दर्शन होता है। आपके सामने दर्शन की बात की गई, फिलोसफी की बात की गई। तो यही आपके सामने महाभारत के अंदर आपके सामने नीतियों की बात की गई, राजनीति और दर्शन के बारे में बताया गया था। अगले वाला प्रश्न है, पुराण क्या होते हैं? दे आर द एंशिएंट मिथोलॉजिकल टेक्स्ट, मतलब जो भारत के अंदर पुराने कथाएं होती है। पुराण क्या है? नाम देखो, पुराण मतलब पुराने। जो पुराने अलग प्रकार के जो धर्म ग्रंथ देखने को मिलते थे भारत के अंदर, उसको क्या कहा जाता है भाई? पुराण के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? पुराण के नामों से जाना जाता है। समझ में आ गया? भारत के अंदर जो प्राचीन धर्म ग्रंथ देखने को मिलते थे, उनको हम क्या जानते हैं भाई? पुराणिक ग्रंथों के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पुराणिक ग्रंथों के नाम से जाने जाता है। अगले वाला प्रश्न है, कालिदास का योगदान बताओ। किसके बारे में बताना है? कालिदास का क्या योगदान रहा, उसके बारे में आपको बताना है। कालिदास का क्या योगदान था? He enriched the संस्कृत लिटरेचर विद द क्लासिकल वर्क। उन्होंने संस्कृत साहित्य को महान रचनाएं दी। जो भारत का जो संस्कृत का साहित्य है, उसके अंदर सबसे महान रचनाएं किसके द्वारा लिखी गई? आपके सामने कालिदास के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई? कालिदास के द्वारा। भारतीय साहित्य के अंदर जो सबसे महान रचनाएं, संस्कृत के अंदर सबसे महान रचनाएं किसके द्वारा लिखी गई? आपके सामने कालिदास के द्वारा लिखी गई। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ तुलसीदास। तुलसीदास का भारत के साहित्य के अंदर क्या योगदान है? ही पॉपुलराइज द डिवोशन थ्रू द रामचरितमानस। भारतीय हिंदू जो लोग हैं, अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है भाई आपके सामने जिन्होंने रामायण नहीं देखी होगी। सबने रामायण देखी है, सबने पढ़ी है, चाहे और किसी धर्म के भी व्यक्ति हो, अगर भारत में रहते हो तो भाई रामायण तो आपने कभी ना कभी पढ़ी या सुनी जरूर होगी। समझ में आ गया? वो रामायण आपके सामने लगभग रामचरितमानस पे लिखी होती है। किस पे? रामचरितमानस पे आपके सामने देखने को मिलती है। और रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई भाई? तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है। अगले वाला, रविंद्रनाथ टैगोर का क्या भूमिका थी? ही प्रमोट द ह्यूमनिज्म एंड द इंडियन कल्चर। उन्होंने क्या किया? भारतीय मानवता और भारतीय संस्कृति को वैश्विक पहचान दिलाने का काम किया। क्या किया भाई उनके द्वारा? भारतीय जो मानवता होती है, देखो रविंद्रनाथ टैगोर है भारत के आपके सामने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख व्यक्तित्व में से रही, है ना। उन्होंने अलग अलग प्रकार का जो साहित्य लिखा, वो साहित्य आपके सामने किस चीज में प्रमुख रहा भाई? वो साहित्य आपके सामने उनको नोबेल प्राइज तक मिला, गीतांजलि के लिए मिला ना। तो उन्होंने भारतीय मानवता की, हमारी जो मनुष्यता है वो कितनी महत्वपूर्ण है, हमारी संस्कृति कैसी है, उसके बारे में किसके द्वारा बताया गया? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बताया गया। और हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसके बारे में उन्होंने जो साहित्य लिखा वो पूरी दुनिया के अंदर पॉपुलर हुआ, इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिलता है। परमाणुवाद का क्या सिद्धांत है? पदार्थ सूक्ष्म पदार्थों से बना होता है, मतलब मनुष्य है या कोई भी पदार्थ होता है ना, मैटर्स इज मेड ऑफ इंडिविजुअल मैटर। जैसे आप है ना, आपका शरीर वो छोटी छोटी सेल से बना होता है, सेल भी छोटे छोटे एटम से बना होता है। इस दुनिया में जितने भी मैटर होते हैं, जितने भी जो छोटे छोटे पदार्थ होते हैं ना, वो किसी ना किसी किससे बने होते हैं? एटम से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? छोटे छोटे जो एटम्स होते हैं उससे बने होते हैं। इसी को क्या कहा जाता है आपके सामने? परमाणुवाद के नाम से जाना जाता है। अगला सिद्धांत है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का क्या योगदान था? ही एडवांस द एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिशियन। उन्होंने खगोल व गणित में योगदान दिया। उन्होंने क्या द्वारा क्या दिया गया भाई? एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स के अंदर उन्होंने उनके द्वारा योगदान दिया गया था। समझ में आ गया? तो कौन थे भाई? आर्यभट्ट के द्वारा। आप सबको पता है उन्होंने जो गणित हो गई और जो खगोल विज्ञान हो गया, अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित जितने भी सिद्धांत होते थे सब के सब किसके द्वारा बताए गए? आपके सामने आर्यभट्ट के द्वारा बताए गए। किसके द्वारा? आर्यभट्ट के द्वारा बताए गए हैं। अगले वाला प्रश्न है हु इज चरक। चरक कौन था आपके सामने? ए पायनियर ऑफ आयुर्वेद। आपके सामने जो आयुर्वेद है। अगले वाले सिद्धांत की तरफ अगर अपन बढ़े, सुश्रुत कौन थे? सुश्रुत कौन थे भाई आपके सामने? हु वाज सुश्रुत? फादर ऑफ एंशिएंट सर्जरी।
प्राचीन जो शल्य चिकित्सा होती थी, कौन सी? प्राचीन भारत के अंदर जो शल्य चिकित्सा देखने को मिलती थी, उसके जनक किसको माना जाता भाई आपके सामने? सुश्रुत को। प्राचीन भारतीय जो शल्य चिकित्सा, आज के समय जो सर्जरी देखो ना थे, आया कहती कि भाई मेरे तो ऑपरेशन हुए हैं, वो ऑपरेशन का जनक सुश्रुत को माना जाता है। प्राचीन भारत में सबसे पहले इन्होंने इस प्रकार की कला को लेकर आए थे। यूनिट 4 की बात करें, आर्ट, आर्किटेक्चर एंड पेंटिंग से संबंधित देखने को मिलता है। मेंशन 2 फीचर्स ऑफ इंडियन आर्ट। आर्ट, भारतीय कला की 2 विशेषताओं के बारे में बताइए। भारत की कला, उसकी 2 विशेषताएं क्या होती हैं? पहला, स्पिरिचुअलिटी एंड सिंबोलिज्म, जो अध्यात्म है और प्रतीकवाद की बात की। किसकी बात की गई भाई? भारतीय जो साहित्य कला है उसकी क्या विशेषताएं हैं? हमारे भारत में अध्यात्म की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है? ईश्वर पूजा की, मोक्ष की, कर्म से चलने की बात की जाती है। साथ के साथ प्रतीकवाद, हम प्रतीकवाद क्या? जैसे भगवान श्री राम है, उनका चरित्र के हिसाब से इंसान को जीवन के जीने के बारे में बताया गया कि उनके जीवन में अनेक प्रकार की जीवन में समस्याएं, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन को कैसे जीते रहे? न्याय नीतिगत व्यवस्था से जीते रहे। यही आपके सामने क्या बताया जाता भाई? इसी को क्या बोला जाता है आपके सामने? प्रतीकवाद के नाम से जाना जाता है, सिंबोलिज्म के नाम से जाना जाता है। अगले वाला प्रश्न है, व्हाट इज टेम्पल आर्किटेक्चर? भारत में मूर्ति स्थापत्य कला क्या होती है? मतलब भारत के अंदर जो मंदिर स्थापत्य कला, सॉरी मूर्ति नहीं, मंदिर स्थापत्य कला क्या होती है? सेक्रेड आर्किटेक्चर डिजाइन फॉर वर्शिप, उपासना हेतु पवित्र स्थापत्य कला, मतलब जो मंदिरों के अंदर उपासना करने के लिए जो पवित्र स्थापत्य कला को स्थापित किया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है भैया आपके सामने? टेम्पल आर्किटेक्चर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? टेम्पल आर्किटेक्चर के नाम से जाना जाता है। अगले वाला प्रश्न है, नेम 1 टेम्पल स्टाइल, एक मंदिर शैली का नाम लिखिए। मतलब एक प्रकार की जो मंदिर शैली होती है उसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है भाई? मंदिर शैली कौन कौन सी होती है? मैं आपको सारों को नाम बता देता हूं। 3 प्रकार की भारत में मंदिर शैली है, नागर शैली, द्रविड़ शैली और वेसर शैली। नागर शैली भारत के अंदर मंदिरों के निर्माण की वो शैली है जो अक्सर उत्तर भारत में देखने को मिलती है। द्रविड़ शैली मंदिर निर्माण की वो शैली होती है जो अक्सर दक्षिण भारत में देखने को मिलती है। और वेसर शैली वो शैली होती है जो भारत के अंदर, जो उड़ीसा वाला क्षेत्र होता है आपका, मध्य भारत होता है, उसके अंदर देखने को मिलती है मंदिर स्थापत्य कला। कौन सी? वेसर कला। समझ में आ गई था? अगले वाला प्रश्न है, वेयर इज द माउंट आबू टेम्पल लोकेटेड? माउंट आबू का जो मंदिर है वो कहां पर देखने को मिलता है भाई आपके सामने? जो राजस्थान है। कहां पर? राजस्थान के अंदर जो आपके सामने जो माउंट आबू का जो मंदिर है वो देखने को मिलता है। समझ में आ गया? अगले वाला, उड़ीसा शैली किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो सबसे पहले तो आपको ये समझो कि उड़ीसा शैली, उसको वेसर शैली के नाम से भी जाना जाता है। किस चीज के लिए प्रसिद्ध है भाई? कर्वेलिकर टावर्स। कैसे? कर्वलिनियर आपके सामने टावर देखने को मिलते हैं। वर्गाकार शिखर देखने को मिलते हैं। कैसे? वर्गाकार आपके सामने शिखर देखने को मिलते हैं। कैसे शिखर देखने को मिलते हैं? वक्राकार शिखर देखने को मिलते हैं आपके अंदर। उसके अंदर उसी को क्या कहा जाता है? उड़ीसा शैली के नाम से जाना जाता है। अगले वाला प्रश्न है, चोल मंदिर किसके द्वारा बनाए गए? हु मेड द चोल टेम्पल्स? तो चोल टेम्पल किसके द्वारा बनाए गए? चोल शासकों के द्वारा जो मंदिर बनाए गए उनको क्या कहा जाता है भाई आपके सामने? चोल मंदिरों के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? चोल मंदिरों के नाम से जाना जाता है। अगला है, व्हाट आर रॉक पेंटिंग? रॉक पेंटिंग क्या होती है? सेल चित्रकला। क्या? रॉक पेंटिंग क्या होती है? सेल चित्रकला क्या होती है उसके बारे में बताना आपको। क्या बताना है? सेल चित्रकला क्या होती है उसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो सेल चित्रकला क्या होती थी? कोई भी आपके सामने जो रॉक पेंटिंग, मतलब जो पत्थर हुआ करते थे उनके ऊपर उनको काट काट के मूर्तियों का निर्माण किया गया, कुछ चित्र निर्माण किया गया, उसी को क्या कहा जाता है? केव पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। और केव पेंटिंग कब की जाती थी? जब आपके सामने प्रागैतिहासिक काल देखने को मिलता है, बहुत प्राचीन काल, जब मनुष्य ने बोलना नहीं आता था, तब आपके सामने वो छोटी छोटी इशारों के माध्यम से चीजों को बनाता था। वो आपके सामने प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। सिग्निफिकेंस ऑफ अजंता पेंटिंग्स, अजंता चित्रों का क्या महत्व है? बुद्धिस्ट लाइफ डिस्क्रिप्शन, बुद्ध के जो जीवन का जो चित्रण दिखाया गया वो कहां पर दिखाया गया भाई? अजंता के चित्रों में। कहां पर दिखाया गया? जो अजंता के जो चित्र होते हैं उसके अंदर महात्मा बुद्ध के जीवन का चित्रण किया गया है। अगले वाला प्रश्न है, मुगल चित्रकला क्या होती है? पार्सियन और इंडियन जो मिनिएचर पेंटिंग स्टाइल होती है उसी को किसके नाम से जाना जाता है? फारसी भारतीय लघु चित्र शैली के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? फारसी भारतीय लघु चित्र शैली के नाम से जाना जाता है।
इंडियन आर्ट टाइमलेस क्या होता है? भारतीय कला कलायत क्यों है? इट कंबाइन द स्पिरिचुअलिटी एंड क्रिएटिविटी। इसमें अध्यात्म और जो रचनात्मकता का संगम देखने को मिलता है। तो ये था बच्चों मैन ट्रेंड इन द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया का जो पेपर। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।